ये डिस्क जो है ना गोल गोल घूम रहा है ऐसे। यहाँ पर एक ऐसे करके यहाँ पे रस्सी से ना कोई चीज बंधी हुई है। मैं तो एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल आप लोगों ने सीखा हुआ है, क्या कहते हैं, क्लास 10th में भी आईसीएससी बोर्ड की बुक में दिया हुआ, ठीक है, सीबीएसई में नहीं आईसीएससी में दिया हुआ ये, शायद अभी दिया पता नहीं, मैंने तो पढ़ा था बीच में हट गया तो अलग बात है। फर्स्ट चैप्टर के लास्ट में था, आज से 2-3 साल पहले तो था। जैसे ना एक पोल है, ठीक है, और यहाँ पे ना ऐसे करके एक रॉड बंधी हुई है, या ऐसे बॉल बंधी हुई है, ठीक है। ये बॉल तो चक्कर काट रही है, ठीक है, सर्कल में चक्कर काट रही है, इसका रेडियस आर है, इसका मास एम है, ठीक है। जैसे ही हम एक आदमी जो ग्राउंड पे खड़ा करके देखेगा तो वो क्या बोलेगा, फॉर पर्सन ऑन ग्राउंड, यहाँ पे दो बातें करते हैं, ग्राउंड पे और रॉड, ठीक है। तुम यहाँ पर रॉड पे भी हो, ठीक है, रॉड रोटेट कर रही है, ठीक है, और जैसे मैं यहाँ पे भी तो ऐसा ले सकता हूँ मैं, यहाँ से वायर ऐसे, और यहाँ से मान लो एक ऐसे रॉड, जैसे मान लो ट्रॉली, ठीक है, ये रॉड ऐसे, और ये यहाँ पे एक रॉड है, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पे मान लो हम है ट्रॉली में, अब देखो अगर ग्राउंड से कोई अगर आदमी देखे इसको तो वो क्या बोलेगा कि ये जो बॉल जो है ना वो किस पे रेस्ट में, सॉरी, बॉल कैसा मूव कर रही है, बॉल इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, कि रॉड ऐसे घूम रही है, रॉड के साथ तो क्या बंधा हुआ है, रॉड के साथ तो बंधी हुई है ये क्या कहते हैं, बॉल बंधी हुई है, तो बॉल घूम रही है तो रॉड घूम रही है तो बॉल भी घूम रही है सर्कुलर पाथ। लेकिन अगर, और कौन से फोर्स की वजह से घूम रही है, फोर्स क्या क्या लग रहा है इसके ऊपर, फोर्स लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, उस फोर्स की वैल्यू क्या एमवी स्क्वायर बार होगी ना। लेकिन अगर मान लो कोई आदमी इस ट्रॉली में खड़ा हो जाता तो उसके लिए बॉल का मोशन कैसा होगा, तो क्योंकि वो भी घूम रहा है बार बार, तो वो क्या देखेगा, बॉल उसकी नजर के ठीक सामने में, उसको बॉल कभी घूमते हुए दिखाई पड़ेगी नहीं, वो तो बोलेगा कि अरे बॉल तो मेरे ठीक सामने में। तुम कभी भी अगर झूले पे बैठे हो, ठीक है, तो अगर मान लो तुम नाइट्रो पे बैठो, ठीक है, कोई भी झूले पे बैठो, ठीक है, तुम अगर इमेजिका जाओ, तो जिस झूले पे तुम बैठोगे ना, तुमको पूरी दुनिया घूमते हुए नजर आएगी, लेकिन जो तुम्हारा बाजू वाला जो होगा ना वो तो तुमको रेस्ट पे दिखेगा। यहाँ पर भी सेम कहानी है, ये इसको इसकी नजर के ठीक सामने में ये बोलेगा कि ये तो रेस्ट पे है, तो वो ट्रॉली के लिए हम क्या बोल सकते हैं, बॉल कैसी है, रेस्ट पे। तो क्या इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लग रहा है, तो लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि ये तो फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स कैसा फोर्स होता है, रियल फोर्स होता है, याद रखना, कोई ना कोई प्रोवाइड करता है, भले वो टेंशन हो कोई भी, वो रियल फोर्स है, और रियल फोर्स तो हमेशा लगती है, सूडो फोर्स एक एक्स्ट्रा लगती है जब ऑब्जर्वर होता है इसमें, क्या कहते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्स। लेकिन तुम देखो ध्यान से कि क्या यहाँ पे ये आदमी जो है जो कि बॉल को देख रहा है, क्या वो इनर्शियल फ्रेम में कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में, क्लियरली यहाँ पे देख करके समझ में आ रहा है कि वो जो आदमी जो है ना, ठीक है, जो बॉल को देख रहा है वो है नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। और उस इस आदमी का, चूंकि ये भी तो घूम रहा है रॉड के साथ था, देखो तो ये भी अगर घूम रहा है तो इसके ऊपर कितना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है, वी स्क्वायर बार लग रहा है, ये इसका एक्सेलरेशन कितना है, वी स्क्वायर बाय आर है। अगर इसका खुद का एक्सेलरेशन अगर मान लो वी स्क्वायर बाय आर है, तो अब अगर हम बॉल का अगर एबीडी बनाते हैं तो बॉल के लिए लग रहा था अंदर की तरफ फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। लेकिन अगर ये आदमी देखेगा ना बॉल को, तो ये आदमी, ये जो आदमी बी है ना, ठीक है, ये जो आदमी बी है, जब ये देखेगा बॉल को तो ये क्या करेगा, इस बॉल के ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। वो जो एक्स्ट्रा फोर्स होता है वो कौन सा होता है, सूडो फोर्स होता है।
याद रखना, जो सूडो फोर्स हमने जस्ट सीखा अभी, अगर वही सूडो फोर्स अगर हम सर्कुलर मोशन में देखते हैं तो उसी सूडो फोर्स का नाम हम दे देते हैं सेंट्रीफ्यूगल। अब ये आदमी क्या करेगा, इस बॉल के ऊपर अप्लाई करेगा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाय आर, ऑपोजिट डायरेक्शन में। व्हाई दिस? बिकॉज इट इज अ सूडो फोर्स। क्यों लगाना पड़ा हमको? जब बी देखता है इसलिए लगाना पड़ा, बी देखता है क्योंकि बी तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में, ठीक है, इसलिए लगाया हमने। अब अगर हमने देखा इस ब्लॉक, ये आदमी अगर देखेगा इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, mv स्क्वायर बाय आर और mv स्क्वायर बाय आर बाहर की तरफ, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। इसलिए ये इसको कैसा देखता है, रेस्ट में देखता है। लेकिन अगर ए वाला देखेगा ना, ए तो चूंकि रेस्ट पे है तो इसके लिए एक रियल फोर्स लग रहा है mv स्क्वायर बाय आर, और चूंकि ये रेस्ट पे, इससे कोई भी तरह का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लग रहा है, ये खाली mv स्क्वायर बार रहेगा। ये बोलेगा कि खाली mv स्क्वायर बार लग रहा है, इसलिए बॉल मूव करिए सर्कुलर पाथ में, ये बोलेगा कि नेट फोर्स तो जीरो लग रहा है, तो बॉल कैसी होगी उसके सामने हमेशा रहेगी। मेरी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स also acts in outward direction। देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से जो है ना हम लोग बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने जैसे तुम लोग को कैसे बताया था कि हम अगर मान लो कहीं पर भी अगर हम जैसे कि मान लो कि अगर हमसे ऐसा बोल दिया जाए कि बकेट है, ठीक है, और बकेट में तुमने क्या किया, पानी भर दिया, और तुमने क्या किया, बकेट को जोर से घुमाया गोल, ठीक है। जैसे हम गोल घुमाते हैं ना, तो हम देखते हैं कि ऊपर जाने पानी, बकेट भले उल्टी हो जाती है, ठीक है, मतलब ऐसी हो जाएगी बकेट, लेकिन फिर भी जो पानी जो होता है ना वो नीचे नहीं गिरता, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारा बेस्ट तरीका क्या होता है, हमारा बेस्ट तरीका होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर मान लो हम चीटी बन करके बकेट में बैठ जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे कि इसके ऊपर एक फोर्स mg लग रहा है नीचे की तरफ, और इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्योंकि ये एनजी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस हो जाते हैं, इसलिए पानी जो होता है बकेट को छोड़ के नीचे नहीं गिरता, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे फिनोमिना होते हैं, ठीक है, जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। और जैसे देखो, मान लो कि अगर ऐसा बोल दिया जाए कि कोई एक डिस्क है, ठीक है, वो डिस्क अगर रोटेट कर रही है, यहाँ पे एक कॉइन रखा गया है, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स मान लो न्यू है, ठीक है। तो बोला कि ये जो कॉइन जो है ना ये यहाँ से स्लिप नहीं करता है, तो बताओ कि कितनी इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती है ताकि ये कॉइन यहाँ से स्लिप ना करे, ठीक है। तो हमने बोला कि अच्छा ये कॉइन है, तो हमने बोला कि इस कॉइन के ऊपर एक हम कितनी बन के फ्रेम में बैठ जाते हैं, हमने बोला इसके ऊपर बाहर लगा एक mv स्क्वायर बाय आर, ठीक है। अब ये mv स्क्वायर बाय आर की वजह से क्या होगा, ये बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन इसके अंदर की तरफ कौन यहाँ पे लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स। तो हम कहाँ पे जाके बैठ गए, हम फ्रेम पे, और हमने यहाँ पे क्या अप्लाई कर दिया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हमने बोल दिया मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, म्यू एमजी। म्यू एमजी किसके इक्वल हो जाएगा, mv स्क्वायर बार के इक्वल हो जाएगा, तो ये म्यू एम कट जाएगा, तो v कितना हो जाएगा, रूट ओवर म्यू आर जी हो जाएगा। तो हमने बोल दिया कि ये जो वेलोसिटी है ना, ठीक है, इसकी वजह से इतनी मैक्सिमम वेलोसिटी दे दो, ठीक है, ये यहाँ से जो ये जो कॉइन जो है ना या जो बॉडी है वहां से स्लिप नहीं करेगा, ठीक है। तो याद रखना है, कितनी जगह ऐसी होती है जहाँ पे हम चीजों को, फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, ध्यान से सुनना। इट इज नॉट अ रियल फोर्स, ठीक है। दूसरी बात, it is applied on a body when the observer is making a circular motion, when the observer is making a circular motion, ठीक है यार, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या होती है, तो mv स्क्वायर बाय आर होती है, ठीक है। फिर v इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर, ठीक है। डायरेक्शन क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, होता है डायरेक्शन अपोजिट टू द फोर्स ऑन द ऑब्जर्वर, ठीक है। अगर ऑब्जर्वर मान लो अगर ऐसे ऐसे है, ऑब्जर्वर ऐसा है, तो उसके ऊपर इधर एक्सीलरेशन लग रहा है अंदर की तरफ, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम कैसे दिखाएंगे, बाहर की, ठीक है। एक मिनट में
उसके बाद देख लो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में मैं ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूँ, ठीक है, इसको तुम लोग एज इट इज दिमाग में बैठा लेना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, well, it is not a real force। दूसरा, it is applied when the observer is having circular motion, ठीक है। तीसरा, its value is ma, where a is acceleration of observer, ठीक है। its direction is सेम जो मैं लिखा था ना, its direction is opposite to acceleration of observer, ठीक है। और ऑब्जर्वर यहाँ पे अगर ये ऐसे है, अगर ऑब्जर्वर मान लो अगर ऐसे यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, खिड़की बंद करके, तो हम यहाँ पे कैसा लगाएंगे, वो ऐसा बाहर की तरफ, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग आगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा या नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ना नेटवर्क इश्यू आ रहे हैं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या करो, तुम्हारे पास कोई भी मोबाइल का चार्जर हो ना अगर, ठीक है, तो मोबाइल के चार्जर को लो या और ऐसे ना उसको हल्का सा धक्का मारो, करके देखना घर पे भी, धक्का मारोगे ना, ये क्या होगा, ये जाएगा ऐसे, लौट के ऐसे आ जाएगा। तुमने अगर स्पीड को बढ़ा दी, दो तीन केसेस बनेंगे, एक ऐसा, ये ऐसा तुमने लिया और तुमने धक्का मारा, ठीक है, ये क्या होगा, ये जाएगा ऐसे, ठीक है, और ऐसे करके गिर करके आ जाएगा। दूसरा और जोर से तुमने अगर धक्का मारा, ठीक है, एकदम शार्पली तुमने धक्का मारा, ठीक है, ऐसे करके, ये क्या होगा, ये ऐसे घूम करके आ जाएगा। ये हो गया कौन सा, सर्कुलर मोशन। तो तीन तरह के पाथ यहाँ मिल रहे हैं, एक तो जाता है लौट के, यहाँ पे स्पीड कैसी होती है, v लेस है, यहाँ पे v कैसी होती है, हाई, ठीक है, और यहाँ पे हमको v कैसी रखनी पड़ती है, वेरी हाई। ये तीन केसेस बनते हैं हमारे सामने। हालांकि हमारे सिलेबस में हम लोग ये तीनों के तीनों पढ़ेंगे, लेकिन हमारे सिलेबस में जो मेन जो है ना, तो ये वाला पार्ट, ठीक है, जो कि हमको पूरा का पूरे सर्कल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखो, अब यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा कि उसको एनालाइज कैसे करेंगे। देखो, व्हाट इज कंडीशन, थर्ड की कंडीशन क्या थी, व्हाट इज कंडीशन टू कंप्लीट द सर्कल। देखो यहाँ पे मान लो हमने इसको स्पीड u दी, कंप्लीट करने के लिए क्या क्या कंडीशन है कि टेंशन एट एवरी पॉइंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अगर हमने किसी बॉडी को धक्का मारा, ठीक है, और पूरे के पूरे सर्कुलर मोशन में अगर हर पॉइंट पे टेंशन अगर उस पे जीरो से बड़ी भी हो, ठीक है, बट ग्रेटर देन, और इक्वल टू भी लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू वाला केस भी हम देखेंगे, ठीक है, और इक्वल टू
जीरो। ठीक है। अगर हमने इसको धक्का दिया और टेंशन हर पॉइंट पे जीरो है, जीरो से बड़ा होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि इसका पाथ कैसा होता है, सर्कुलर होता है। ठीक है, क्योंकि तुम देखो इसके पीछे कारण क्या है। अगर मान लो जब हम किसी धक्का मारते हैं तो उसको सर्कुलर मोशन करवाने के लिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, तो आंसर यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स टेंशन प्रोवाइड करता है, एमजी नहीं दे सकता। क्योंकि देखो अगर मान लो तुमने इसको अगर ऐसे धक्का मारा और ये यहाँ पे अगर ऐसा आ गया, तो इसकी स्पीड अगर यू यू ऐसे और एमजी ऐसे, तो एमजी तो इसको बाहर की तरफ खींचेगी ना। देखो तो यहाँ पे एमजी इसको किधर खींचेगी, बाहर की तरफ खींचेगी। हमको चाहिए फोर्स अंदर की तरफ। अंदर में कौन प्रोवाइड कर सकता है फोर्स, तो आंसर है टेंशन। अगर टेंशन की बात, अगर यहाँ पे टेंशन खत्म हो जाए बीच में, तो टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये बॉडी जो है ना, ठीक है, खाली यू बचेगा और एमजी बचेगा। और तुमको पता है ये बात अच्छे से कि यू और एमजी अगर खाली बचते हैं तो मोशन कैसा होता है, प्रोजेक्टाइल होता है, सर्कुलर नहीं हो सकता है। सर्कुलर मोशन के लिए हमको अंदर की तरफ फोर्स चाहिए होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है। और यहाँ पर एमजी जिस तरह से एक्ट करा, जिस एंगल पे काम करा ना यहाँ पे, वो सेंट्रीपिटल दे ही नहीं सकता, वो तो आउटवर्ड देगा। ठीक है, बॉडी को प्रोजेक्टाइल मोशन करवाएगा। ठीक है, ऐसा। तो टेंशन कैसा होना चाहिए, टेंशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखो हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना, और दिस इंप्लाइज दैट टेंशन मिनिमम मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। टेंशन हर पॉइंट पे जीरो से बड़ा होना चाहिए। मतलब हम इसको और सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि टेंशन जो है, ठीक है, वो क्या कहते हैं, उसकी वैल्यू जो है जीरो या जीरो से बड़ी होनी चाहिए, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर मान लो हमसे ऐसा बोला जाए कि टेंशन जीरो से बड़ा होना चाहिए। अब अगर मान लो टेंशन जीरो से बड़ा कब होगा, अगर अगर हमारे पास 10 वैल्यू टेंशन की आती है, और अगर सबसे छोटी वाली टेंशन की हमको जो मिलती है वो अगर जीरो से बड़ी है, तो हम तो ये कह सकते हैं कि छोटी वैल्यू अगर जीरो से बड़ी है, तो मतलब कोई भी वैल्यू ले लो, कहीं पर भी वैल्यू ले लो, तो टेंशन जीरो से बड़ा ही आए, तो उसको सर्कुलर पाथ करेगा ही करेगा। ठीक है, ये कच्ची पक्की बातें तुमको अभी थोड़ी समझ में आएगी जैसे जैसे मैं आगे प्रोसीड करूंगा। ठीक है, अभी तुमको पूरा कुछ समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है। ठीक है, अब ये अभी तुमको धीरे धीरे सब समझ में आएगा। मान लो ये बॉडी है, इसको हमने यहाँ फिक्स कर दिया, इसको हमने कुछ स्पीड यू दी, ये एंगल बढ़ा है इसका थीटा, तो मास एम है, थीटा बढ़ा जैसे जैसे क्या होगा, तो यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे इसके पास सबसे पहली चीज कि यहाँ पे अगर स्पीड यू है, यहाँ पे स्पीड वी है, तो मैं क्या ले सकता हूँ, हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी। मान लो रेडियस कितना है, आर, ये कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा, और ये लेंथ क्या हो जाएगी, आर। तो मैं क्या ले सकता हूँ, हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी आर 1 - cos थीटा। क्योंकि तुमको पता है कि एनर्जी कंजर्वेशन से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, बराबर होती है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी, यहाँ पे हाफ एम यू स्क्वायर। अब जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, यहाँ पे जाके काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, v, तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितने से बढ़ा, तो इस हाइट से बढ़ा ना, h। अभी देखो तो ये हमारे यहाँ से लेकर के यहाँ तक की आर है। ठीक है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कितना, ये आर कॉस थीटा, ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, आर 1 - cos थीटा हो जाएगा। तो फाइनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस गेन इन द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गई बात। ये शायद से थोड़ा तुम लोग को ये एक्चुअली जो ना वर्क एनर्जी पावर में ये चीज आती है, लेकिन तुम लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ के रखा है एनर्जी कंजर्वेशन की टोटल एनर्जी क्या होती है, हमेशा इनिशियल एनर्जी हमेशा टोटल फाइनल एनर्जी के इक्वल होती है। मतलब के आई प्लस यू आई इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ। के आई क्या हो गया यहाँ पे, हाफ एम यू स्क्वायर, और यही अगर हमारा लेवल है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यहाँ पर बॉडी जाएगा तो यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी v, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की बात आ जाएगी तो एम जी एच हो जाएगी।
जब मैं यहाँ पे एम जी एच लिखता हूँ, एच के बदले में क्या लिख सकता हूँ, आर वन माइनस कॉस थीटा, क्योंकि तुम देख सकते हो कितना से हाइट बढ़ा है, ये हाइट बढ़ा है आर, यहाँ से लेके यहाँ तक की आर का, ये हाइट कितने से बढ़ी है, आर ब्रैकेट में वन माइनस कॉस थीटा से हाइट बढ़ी है। सबको इतना समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत? उसके बाद देखो, अगर मान लो मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ टेंशन टी है, ये अगर एंगल मान लो थीटा है, तो मैं और कौन सा इक्वेशन लिख सकता हूँ, ये हमारा इक्वेशन बन जाता है सेंट्रीपिटल ये एनर्जी कंजर्वेशन से, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं ध्यान से, यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो आंसर है टेंशन। लेकिन टेंशन क्या फुल्ली प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, कि टेंशन जो प्रोवाइड कर पा रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो रही है। यहाँ पर देखो, ये अगर एम जी है तो मैं क्या ले सकता हूँ, टी अंदर की तरफ है, एम जी कॉस थीटा नीचे की तरफ है ना, इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा ना। तो टी कितना हो गया, एम बी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी कॉस थीटा। व्हाट इज द टेंशन एट एनी इंस्टेंट? याद रखना, इस पूरे के पूरे कंसेप्ट में सबसे बड़ा खेल टेंशन का ही है, टेंशन का और स्पीड का, ठीक है। इसी से पूरे को हम समझेंगे, ठीक है। अगर हमसे खाली इतना पूछ किया जाए कि कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो बताओ स्पीड का कैसे कैसे चेंज करेगी, टेंशन कैसे कैसे चेंज करेगी, ठीक है। तो हमने इसको ऐसा लिख दिया। अब देखो यहाँ पे एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर यहाँ से आ गया ना। अगर मान लो मैंने यहाँ से देखा तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, टू 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 सबसे कट जाएगा, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, देखो तो एम वी स्क्वायर हो जाएगा एम यू स्क्वायर माइनस एम जी आर वन माइनस कॉस। मैं जो इतना कर रहा हूँ ना, मैं तो इतना इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं तुमको ये वाले पॉइंट को फिर से समझा सकूं, ठीक है। एम वी स्क्वायर बाय आर, ये क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर हो जाएगा हमारा एम यू स्क्वायर एम वी स्क्वायर बाय एम यू स्क्वायर बाय, ठीक है। ये हमारा हो गया एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है ना। ये हो जाएगा एम यू स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी माइनस एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी प्लस है ना, प्लस माइनस माइनस प्लस एम जी कॉस, ठीक है।
टी क्या हो जाएगा, एम यू स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी प्लस 2 mg कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा किसका एक्सप्रेशन बन गया, टेंशन एट एनी इंस्टेंट। ठीक है ना। इसको सही जा रहा है, कुछ गड़बड़ तो हुई नहीं यहाँ पे। ये ऊपर गया माइनस एम जी कॉस थीटा, इधर हो गया एम यू स्क्वायर बाय आर, ये जगह एम जी कॉस थीटा एम यू स्क्वायर बाय आर। ठीक है, और यहाँ पे हमारा एम बी स्क्वायर, एम बी कितना हो गया, एम बी स्क्वायर हो जाएगा हमारा, यहाँ से हमने देखा एम बी स्क्वायर हो जाएगा, हाँ सबसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे बच जाएगा। अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ मुझे लगता है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना तो टी माइनस एम जी कॉस थीटा क्वेश्चन, ये हो जाएगा हमारा एम बी स्क्वायर हो जाएगा हमारा एम यू स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 एम जी आर कॉस थीटा। हाँ हाँ सॉरी, देखो देखो फर्स्ट इक्वेशन तुम अगर ध्यान से देखो ना, यहाँ से सबको मैं 2 से का मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे 2 आ जाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा मेरा एम बी स्क्वायर हो जाएगा एम बी स्क्वायर माइनस 2 एम जी आर वन कॉस थीटा प्लस बाय आर प्लस एम जी कॉस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम आते हैं तो हो जाएगा एम बी स्क्वायर बाय आर, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2 एम जी, ठीक है, माइनस 2 एम जी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आएगा माइनस 2 एम जी आर कॉस थीटा, तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या प्लस है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे आता प्लस 2 एम जी कॉस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 एम जी कॉस। ये हमारा क्या हो गया, टेंशन के लिए एक्सप्रेशन। यहाँ तक कि किसी को तुम भूल जाओ टेंशन मेंशन के मिनिमम मैक्सिमम, तुम बस खाली अगर ये देखो क्या क्या मुझे जब कोई बॉडी वर्टिकल सर्कुलर मोशन करती है, क्या मुझे एट एनी मोमेंट उसकी स्पीड का पता चल सकता है, क्या मुझे एट एनी इंस्टेंट वहां पे टेंशन का पता चल सकता है। जो मैंने बोर्ड पे लिखा है इसको ध्यान से देखो, और कोई डाउट हो तो पहले पूछो 2 मिनट। कहीं पर कुछ भी लगे तो कुछ समझ में अगर नहीं आया तो पूछो उसको पहले। सवाल क्या है, अ बॉडी मूव्स इन अ वर्टिकल सर्कुलर पाथ। ठीक है, क्या तुम वहां पे किसी भी मोमेंट पे स्पीड का फॉर्मूला लिख सकते हो, क्या तुम वहां पे किसी भी मोमेंट पे टेंशन के फॉर्मूला लिख सकते हो, इतना तुमको आता आ गया लिखने के लिए। देखो तो एनर्जी कंजर्वेशन कब लगाते हैं, जब बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता है। अभी तुम आर्ग्यू कर सकते हो कि यहाँ पे बाहर से टेंशन फोर्स तो लगी रहा है, लेकिन टेंशन फोर्स लगने से हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, बिकॉज टेंशन जो होती है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होती है, वो कभी भी एनर्जी में चेंजेस नहीं ला सकती है, वर्क डन बाय टेंशन जीरो होता है। ठीक है, इसलिए टेंशन को इग्नोर कर देना। ठीक है, और थोड़ी बहुत क्लियर बात तुम्हारी 90% अभी हो जाएगी, जब तुम सब पढ़ोगे वर्क एनर्जी पावर तो वहां पे और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, कि वर्क डन बाय टेंशन जीरो होता है, इसलिए एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। इतना सबको समझ में आ गया। ओके, अब मुझे बताओ कि सोचो जरा सा, जो मैं पूछ रहा हूँ तुमसे अब, ठीक है, बहुत काम काम की चीजें हैं। पहला सवाल, थीटा बढ़ेगा टेंशन का क्या होगा। जरा टेंशन का फॉर्मूला देखो, बिकॉज जहां से मैंने शुरुआत की थी ना, वो समझाने के लिए मैंने इतना किया है। अगर थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा बढ़ता है कि घटता है, बता दो जल्दी से मेरे को सबको चैट बॉक्स में। अगर हमने थीटा को बढ़ाया तो कॉस थीटा बढ़ेगा कि घटेगा।
घटता है, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग, वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा। अगर हम थीटा को बढ़ाएंगे तो कॉस थीटा जो होगा घटेगा। दैट मीन्स टेंशन, थीटा बढ़ रहा है तो टेंशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा ना। तो एक बात तुमको समझ में आती है कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेंशन की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज करती है ना। आ रही बात समझ में? जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेंशन की वैल्यू डिक्रीज करती है। दूसरा, तुम्हारे सामने अगर दो ऑप्शन दिए जाए, जरा मुझे सोच के बताओ, तुम्हारे सामने अगर दो ऑप्शन है, एक 0 से लेकर के 90 डिग्री का और एक 90 से लेकर के 180 डिग्री का, किस सिचुएशन में तुमको लगता है कि जो टेंशन की वैल्यू जो है आ, वो घट करके 0 हो सकती है? सोचो एक बार। 0 से 90 में होगी 0 टी की वैल्यू, या 90 से 180 में होगी टी की वैल्यू 0? 0 टू 90 की 90 से, देखो सेकंड में, ठीक है। देखो एक चीज समझो ध्यान से, अगर मैं 0 से 90 में जाता हूं तब तो ये मेरा पॉजिटिव रहेगा ना, ठीक है। मान लो, मान लो एक बात के लिए, u अगर ऐसा भी हो कि ये -2 mg के इक्वल हो जाए, ठीक है, ऐसा कुछ, अगर ये कुछ ऐसा भी हो तो भी ज्यादा पॉसिबिलिटी कहाँ 0 होने की, देखो यहाँ पर ये अगर पॉजिटिव, यहाँ पे ये पॉजिटिव है 0 से 90 के बीच, अगर ये पॉजिटिव है तो टेंशन की कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी, तो क्या होगा, ये यहाँ पर 0 तो हो नहीं सकता। लेकिन अगर मान लो थीटा की वैल्यू 90 से 180 चली जाती तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा। अगर नेगेटिव हो जाएगा तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है ना कि टेंशन को 0 कर दे पूरा का पूरा, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है तो भले ये 0 हो जाए लेकिन ये अपनी वैल्यू को ऐड करके वो क्या कहते हैं, कुछ ऐसा करेगा कि ये टी 0 ना हो। लेकिन अगर ये मान लो नेगेटिव हो जाए, ठीक है, तब तो क्या होगा, ज्यादा टेंशन की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता, मतलब कि नेगेटिव नहीं हो सकती है। अगर मान लो थीटा को हमने अगर 90 से ऊपर रख दिया है तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ज्यादा पॉसिबिलिटी की टी की वैल्यू 0 हो सकती है, ठीक है। तो याद रखना है, टी विल अटेन, या हम ऐसा बोल सकते हैं, या तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि टी की मिनिमम वैल्यू कहाँ पे हो सकती है, 0 से 90 के बीच में कि 90 से 180? ज्यादा प्रॉपर सवाल ये होना चाहिए, ज्यादा ज्यादा समझ में आएगा तुम अच्छे से। टी की मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होनी चाहिए, 0 से 90 के बीच में कि 90 से 180 के बीच? तो आंसर है 90 से 180 के बीच में, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, ये थीटा जो होता है नेगेटिव हो जाता है, तो और कम करेगा ना वैल्यू को। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, टी विल हैव मिनिमम वैल्यू फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री टू 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे बिकॉज थीटा विल बी नेगेटिव। कुछ कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं जो तुमको समझ में अगर अच्छे से आ जाती है तो तुम्हारे लिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन कोई बड़ी बड़ा खेल नहीं होगा। एक बात तो हमको समझ में आ रही है कि जो टी की वैल्यू जो होगी ना, वो जो मिनिमम होगी वो 90 से 180 के बीच में होगी। अब बताओ 90 से 180 के बीच में कौन सा ऐसा एंगल होगा जहां पे टी की वैल्यू सबसे कम होगी? सोचो जल्दी, सबको बताओ चैट बॉक्स पे। बोलो, बाकी लोग भी बोलो, सबको बोलो। देखो टी की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब ये cos थीटा नेगेटिव मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। अगर सोचो मैं रखता हूं, तुम टी की वैल्यू सबसे कम कब होगी, जब यहाँ पे अगर मान लो cos थीटा की वैल्यू
हमको पता 90 से 180 में जाएंगे तो कॉस 0 से चेंज होगा -1 के बीच में। तो अगर यहाँ पे माइनस, ये अगर फुल्ली माइनस हो जाए, -1 हो जाए, तब तो ये -3 mg हो जाएगा। तब तो टी को सबसे ज्यादा कम कर सकता है ना। अगर थीटा की वैल्यू 180 में पुट कर दूं तो -1 हो जाएगा, तब तो सबसे ज्यादा कम करेगा। तुम अगर 135 रखते हो तो -1 नहीं आएगा, तो वो यहाँ पे आएगा -3mg/√2y। सबसे कम होने के लिए cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव में सबसे ज्यादा होनी चाहिए, दैट इज -1। देयरफॉर t विल बी मिनिमम एट थीटा इक्वल्स टू 1। कैसे देखो, मैं यहाँ पे टॉप पे पहुंचने के लिए मैं तुम्हारे एक सीक्वेंस फॉलो किया मैंने, उस सीक्वेंस को ध्यान में रखो। थीटा बढ़ेगा, टेंशन घटेगा, ठीक है। 0 से 90 जाते हैं और फिर 90 से 180 जाते हैं, तो टेंशन की मिनिमम वैल्यू कौन से रेंज में मिलेगी हमको ये तो पता है, घटेगा, ठीक है। तो हम ये भी देख रहे हैं कि 90 से 180 में वो सबसे ज्यादा कम होगा, ठीक है। और वहां पे थीटा कौन से थीटा के सबसे कम होगा, तो वो 180 डिग्री, ठीक है। समझ में आ गया। तो टेंशन मिनिमम कब मिलेगा, 180, ठीक है। चलो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। और आज मैं तुम लोग के ना एक क्या कहते हैं, आज भी मैं टेस्ट रखूंगा, ठीक है। सबको पेपर अटेंड करना, ठीक है। मैं टाइमिंग मैसेज कर दूंगा। आज तुम लोग की 8:30 को क्लास है ना केमिस्ट्री की। मैं देखता हूँ कुछ 6 बजे तुम लोग फ्री हो गए। 6 बजे फ्री हो ना। Yes, sir. तो मैं एक टेस्ट शेड्यूल कर देता हूँ 6 बजे, ठीक है। Topic, ओके चलो, मैं मैसेज कर देता हूँ ग्रुप में, अभी क्लास एंड कर देता हूँ। sir. हाँ, बोलो। टॉपिक क्या होगा टेस्ट का? टॉपिक अपना ये मोशन इन 2D का ही रहेगा। ओके सर।